मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है जी सबको? जी, आपकी वॉइस आ सीएमएल रही है। जी जी, आ रही है। मैंने सीएमएल के वॉइस नोट्स नहीं बल्कि आपको रिटन नोट्स भेज दिए थे। वो आज हमारा टॉपिक होगा, सीएमएल का बीच में आएगा। ठीक है। अच्छा, टाइमिंग क्लास की 9 बजे थी, इसलिए मैंने 9 बजे स्टार्ट किया। बीच में लिंक मैंने पहले ही भेज दिया था। अच्छा, हमारा जो है फर्स्ट एमसीक्यू 31 एमसीक्यू है, पेज नंबर 440 है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ फीवर फॉर 3 days, चेस्ट एक्सरे शोज ब्रोंकोनेमोनिया। ठीक है। हिस्ट्री में बता दिया, कॉज जो फीवर और कफ की थी वो ब्रोंकोनेमोनिया था। सीबीसी शोड लो एचपी विद हाई एलडीएच और रेटिक्स काउंट। अब आपके जहन में कौन सा नमूनिया आ रहा है जिसमें हमारे पास हीमोलिटिक एनीमियाज होंगे? कौन सा नमूनिया होता रीजनल निमोनिया मैम। है? ओ माइकोप्लाज्मा। सॉरी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सॉरी। माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है। हाई एलडीएच और रेटिक्स का मतलब है हिमोलिसिस हो रही है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, एमआईसी का निमोनिक। एमआईसी हमारे यहाँ मुल्तान में हॉस्पिटल था, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। एमआईसी, एम से जो है आपके पास माइकोप्लाज्मा, आई से इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, सी से कोल्ड एग्लूटिनिन। ठीक है। तो अब पेशेंट ऑल्सो हैविंग स्किन रैश विद टारगेट लेजन। माइकोप्लाज्मा के साथ बैश की मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा लेजन बनता है? कौन सा एरिथीमा बनता है? स्किन लेजन, यस। एरिथीमा मल्टीफॉर्म। वेरी गुड। अच्छा, और एरिथीमा मार्जिनेटम किसके साथ था? एरिथीमा मार्जिनेटम किसके साथ था? रूमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर के साथ था। रूमेटिक फीवर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एमआईसी का निमोनिक है हमारे पास, और वो अब कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज होगी है। 32 एमसीक्यू हमारे पास है। आप 25 years old मेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस एंड एपिस्टेक्सिस। एचबी पे उसकी जो है ना 7.1 आ गई, एचबी सीबीसी पे। डब्ल्यूबीसी 1200, प्लेटलेट्स 30,000। पैनसाइटोपिनिया इन जंग। पैनसाइटोपिनिया की मैंने ड्रग्स की कॉज भी आप लोगों को बताई थी, वो भी बाद में पूछती हूँ। रेटिक्स काउंट 1% है, जिसका मतलब है कि पीछे क्या हो रहा है, कोई हिमोलिसिस नहीं है। तो इसका मतलब है हिमोलिसिस की वजह से नहीं हुआ होगा, जो हिमोलिसिस में पैनसाइटोपिनिया की कॉजेज होती हैं। पेरिफेरल फिल्म नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, नो सप्लीनोमेगेली, नो लिम्फेडिनोपैथी। यंग एज में विदाउट हिपैटोसप्लीनोमेगेली अगर पैनसाइटोपिनिया मिलता है तो आप ए प्लास्टिक एनीमिया चूज करते हो। सेम यही सिनेरियो हमें टोक्स में आया था। ठीक है। अच्छा, मैंने ड्रग्स का पैनसाइटोपिनिया का निमोनिक कराया था आपको, कौन रिवाइज करेगा उसको? हाँ जी। क्या क्या कॉजेस हुए, मैंने आपसे पिछले दिनों में पूछा था। जो ड्रग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? डायबिटिक पेशेंट, एपिलेप्सी है, वेरी गुड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो कौन कौन सी ड्रग्स थी उसकी? डायबिटीज की कौन सी ड्रग थी? वेरी गुड, हाइपरथायरॉइड लुक है, एंटीबायोटिक ले रहा है। क्लोरामफेनिकोल आ गया, वेरी गुड। और सल्फोनाइल यूरियाज आ गए, एक्सीलेंट। और और रेडिएशन आ गया, सल्फा ड्रग्स आ गई। और हाइपर उसे रिमाटाइड हैंड्स हमने बनाया था निमोनिक में, उसको है तो फिर मिथोट्रेक्सेट आ गया। सही है। और कार्बामेज़ेपिन आ गया, वेरी गुड। कार्बिमाजोल आ गया, थायराइड की ड्रग्स दे रहा था। मदीहा ने इसको निमोनिक एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने जिसका निमोनिक बनाया था, अभी हमारी बैच 3 की फार्मा की क्लास रहती है, तो उसमें वो निमोनिक मैं कराऊंगी। ठीक है। तो ये ड्रग्स की कॉजेज जो हैं, जो बच्चों ने लिखती हैं सारी। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक एनीमिया बनता है बिकॉज देयर इज नो हिपैटोसेप्टिनोमेगेली, कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, कोई ड्रग्स की हिस्ट्री नहीं है। आपके पास पेशेंट आया है पैनसाइटोपिनिया के साथ। 33 एमसीक्यू हमारे पास है। 35 years old patient has blood test for anemia which shows HP 9.4, platelets 15,000, neutrophils 300, retics count 15,000। अच्छा, बोन मैरो पे उसका ना एस्पायरेशन पे हाइपोसेलुलर बोन मैरो आ गया विद 20% हेमाटोपोइटिक सेल्स। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? अब हमें पता चल गया है तो ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ए प्लास्टिक एनीमिया का कमीटा क्राइटेरिया होता है टू डायग्नोज वेदर इट इज स्वेयर, मॉडरेट, वेरी स्वेयर, नॉन स्वेयर। ठीक है। अब हमारे पास क्या चीजें स्वेयर ए प्लास्टिक एनीमिया में आती हैं? अगर बोन मैरो सेलुलैरिटी लेस देन 20% रह जाए। ठीक है। इन्होंने 25% लिखा हुआ है, सीएमडीटी से मैंने इसको करेक्ट किया था, उन्होंने 20% लिखा हुआ था।
प्लस एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें न्यूट्रोफिल्स 500 से कम, प्लेटलेट्स आपके पास 20,000 से कम, रेटिक्स 20,000 से कम, जो कि आपके पास आम लैंग्वेज में 20,000 1% बनता है रेटिक्स काउंट, ठीक है। ये स्पेयर कैटेगरी है। वेरी स्पेयर में आपके पास न्यूट्रोफिल्स 500 नहीं बल्कि 200 से भी कम हो जाएंगे। नॉन स्पेयर में आपके पास जो इनमें से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 34 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एप्लास्टिक एनीमिया। मैंने आपको कहा था आप नोट करते जाओ, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ आती जाएंगी। मैंने बैच 2 और बैच 3 दोनों को उनके पॉइंट्स भी भेजे थे, डॉक्टर काशिफ ने भी शेयर किया था ग्रुप पे। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया हमारे पास सेप्सिस, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ इन एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, अब ये तो लास्ट चैप्टर है बैच 2 का, तो एक्रोमेगेली में हमने कॉज ऑफ डेथ क्या पढ़ा था? हाँ जी, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट पढ़ा था, हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 35। A 45 years old male patient is diagnosed as a case of severe aplastic anemia which requires recurrent transfusions. Patient has no HLA matched donor available. Kindly जिनके पीछे से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट जरूर रखा करें क्लास के दौरान, ताकि रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। 45 years old male, 35 MCQ है, 45 years old patient is diagnosed as a case of severe aplastic anemia which requires recurrent transfusions. Patient has no HLA matched donor available. आप देखो पेशेंट की एज देखनी है, जब भी आपके पास एप्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट आता है उसका ट्रीटमेंट एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। हमें जो स्नैरियो टॉक्स में आया था उसने पूछा, मैंने उसको इसी तरह शुरू कर दिया ना, मतलब तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं तरतीब से सुनाओ, सही से सुनाओ तरतीब से। तो वो चाह रहा था पहले मैं उसे इनिशियल बताऊं कि अभी तो पेशेंट में पैनसाइटोपेनिया चल रहा है, तो मैं इसकी रिससिटेशन करूंगी, मैं इसको ब्लड लगाऊंगी, मैं इसको ये चीजें करूंगी। तो ये चीजें सुनना चाह रहा था, फिर उसके बाद वो एज रिलेटेड ट्रीटमेंट पे आ रहा था, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है इनिशियल रिससिटेशन, इसको आपने भी नहीं भूलना। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट स्टेप फॉर हिम। अच्छा, इधर यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सच के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है क्या है, वो अब ट्रीटमेंट ही पूछना चाह रहे हैं, रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन उसको हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एज 45 है, याद रखना है अगर एज 35 से कम होगी तो फर्स्ट आपके पास क्या है इसमें, HLA आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अगर नहीं है तो आपके पास अनरिलेटेड डोनर सेल स्टेम ट्रांसप्लांटेशन, अगर वो भी नहीं है तो हॉर्स ATG और साइक्लोस्पोरिन। फिर वो हमसे जो टोक्स में है वो हॉर्स ATG का मैकेनिज्म पूछ रहा था। हाँ, हमने बताया हॉर्स थाइमोसाइड एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन है, तो कहता कैसे फंक्शन करेगी। तो हमने वही बोला थाइमस पे जाके एक्ट करेगी, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन है, प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो वो सारा मैकेनिज्म इसका पूछना चाह रहा था। अच्छा, फिर आपके पास इसमें अगर एज 35 to 50 जैसा कि हमारे पेशेंट का सिनेरियो है, तो उसमें हमने HLA आइडेंटिकल स्टेम सेल को प्रेफर करना है। यहाँ पे HLA डोनर है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने ट्रीटमेंट उसे हॉर्स ATG और साइक्लोस्पोरिन पे डाला है। लेकिन इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर अनरिलेटेड डोनर सेल, तो ये आपके पास तीसरे स्टेप पे आ जाएगा। आपके पास ड्रग्स दूसरे स्टेप पे चली जाएंगी। अगर 50 से ऊपर है तो इस एज में आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन अवॉइड ही करते हो, तो आप पहले जो है ना वो ATG और साइक्लोस्पोरिन देते हो। अगर नहीं आता रिस्पॉन्स तो फिर आप इवैल्यूएशन के बाद कंसिडर करते हो ट्रांसप्लांट, ठीक है। मैडम, ये हाँ, अनरिलेटेड डोनर और दूसरा HLA आइडेंटिकल, इनमें क्या फर्क है? अनरिलेटेड मतलब आप किसी से भी जो मैच कर गया है डोनर, और ये जरूरी नहीं है कि उसका रिलेटिव हो या उसका मतलब सिबलिंग हो, आइडेंटिकल स्टेम सेल सेम बंदे का ही हो, तो इसमें आपके पास जो है ना अनरिलेटेड भी आप ले सकते हो, लेकिन मैच करना चाहिए। सही। अच्छा, 36 MCQ हमारे पास है। 22 years old male with sickle cell disease requires cholecystectomy for persistent abdominal pain secondary to cholelithiasis. HB उसकी 7.5 with HbS 68%. His surgeon requests you to evaluate him pre-operatively. What do you recommend? अच्छा, आपको पता है ना कि इसके साथ कौन से स्टोन्स होंगे सिकल सेल के साथ? इसमें भी हमारे पास कॉल स्टोन्स कॉमन होते हैं। हमने कौन सी डिजीज पढ़ी थी जिसमें स्टोन्स कॉमन होते हैं? वेरी गुड, पायल वाली ने। कल हमने कौन सी पढ़ी थी? Spiros, hereditary spherocytosis. वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, प्री ऑपरेटिवली आपने जो है ना कंजर्वेटिव ट्रांसफ्यूजन रेजीम आपने HP रखनी है 10, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। अगर आपके पास जो एग्रेसिव ट्रांसमिशन विद एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन टू लेस देन 30% HbS, और लो टू मीडियम रिस्क प्रोसीजर्स में आपने क्या करना है, सिंपल ट्रांसफ्यूजन टू HP 10 इज रिकमेंडेड इन सिकल सेल पेशेंट्स। तो आपने यहाँ पे टारगेट HP आपने सिंपल ट्रांसफ्यूजन के जरिए 10 पे लेके आनी है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अब आप कब करोगे इसमें?
जब आपका कोई स्ट्रोक हो। वेरी गुड। एक हमने एमसीक्यू पढ़ा था कि ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का ट्रीटमेंट क्या होता है। सिंपल, आपने कल्प्रिट ड्रग्स अवॉइड करनी होती है, लेकिन अगर उसके साथ अंडरलाइंग मेटिमोग्लोबिनीमिया हो जाता है ना, तो उसका भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ट्रीटमेंट है। एक एमसीक्यू ये पास पेपर्स में आता है। 37 MCQ हमारे पास है। 43 years old male presents to emergency with a 4-week history of worsening abdominal discomfort and weight gain. On physical examination, a plethoric complexion is noted. Abdomen is tense and fluid with fluid thrill. अच्छा, एब्डोमेन टेंस है, फ्लूइड थ्रिल आ रही है, इसका मतलब है कुछ किस टाइप की एसाइटिस होगी? हाँ जी, बैच 2 हमने गैस्ट्रो की थी। सीवियर एसाइटिस है। स्वेयर एसाइटिस है, हमने इसकी एसाइटिस के ग्रेड्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को? हम्म। क्या ग्रेड्स थे? हाँ मदीहा, एसाइटिस के क्या ग्रेड्स पढ़े थे हमने, और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट भी डिसाइड किया था। मतलब एक तो उसमें वो होता है ना जिसमें पडल टाइप की एसाइटिस होती है जो बहुत मिनिमल होती है, वो फिर तो हमने कहा शिफ्टिंग था कि डलनेस आ 200 बहुत जाती है। कम, 200 ml तक भी डिटेक्ट कर लेगी, 200 ml तक पडल साइन होता है वो। हाँ हाँ। हम मैं फिर बात करी हूँ शिफ्टिंग grades डलनेस का की। साथ आता है। आपने अच्छा। वो पढ़ने हैं, और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट था। हमने ग्रेड 3 एसाइटिस का ट्रीटमेंट का एमसीक्यू किया था, जिसमें हमने थेराप्यूटिक टैप किया था। अब ये ग्रेड्स आपने रिवाइज करने हैं भाई, गेस्ट्रो भी रिवाइज करो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास फ्लड थ्रिल आ रही है, मैसिव है। डॉक्टर शजी ने भेजे हैं मिनिमल ग्रेड 1 मॉडरेट स्वेयर आ गया, वेरी गुड, सही है। लास्ट फाइंडिंग पे एचपी 18.9, डब्ल्यूबीसी इज 9000, प्लेटलेट्स 4,50,000, ALT 84, AST 107, बिलीरुबिन 2.1। बिलीरुबिन रेज्ड है, आप उसकी पेशेंट की एचपी उसकी रेज्ड है, बाकी उसके जो है ना तकरीबन प्लेटलेट्स थोड़े से रेज्ड है। उसके डॉपलर पे हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस आ गई है। ये टिपिकल सिनेरियो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह का है, जो एक्टिविटेशन करानी है। जब मैं अपने क्लिनिकल एग्जाम्स दे रही थी तो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह का केस आ रहा था। उसको सारी वो एक एग्जाम में भी केस आया, सारी उसकी कंजक्टाइवल कंजेशन हुई हुई थी, इतनी रेड उसकी आईज थी। तो वो एक किसी के क्लिनिक से आ रहा था पेशेंट, सेम टिपिकल उसकी पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह हिपाटोसप्लीनोमेगाली थी उसको, और सारा उसके जो है ना वो कंजेस्टिव उसकी वजह से ब्लड उसके चीक से बहुत स्प्लिट हो रहा था। तो और सारे इचिंग के मार्क्स थे उसकी बॉडी पे। तो टिपिकल केस था, उसको सुनना चाह रहे थे पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह। अच्छा, 38 MCQ हमारे पास है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड स्पोरियस पॉलीसाइथीमिया? स्पोरियस होता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, ट्रू होता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। अब हमारे पास जो है ना रिलेटिव आपके पास कब आएगा और ट्रू कब आएगा? नॉर्मली आपके पास जो ट्रू को हम डिटेक्ट करते हैं हम जैक म्यूटेशन, लेकिन जब डिफरेंशिएट करना हो तो रेड सेल मास पे डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल रेड सेल मास विद लो नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम, इसका मतलब है रिलेटिव है, ठीक है। जब आपके पास प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो जाए और इसकी वजह से नॉर्मल रेड सेल मास तो नॉर्मल है, लेकिन आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा वो, तो ये आपके पास रिलेटिव आ जाएगा। और अगर आपके पास ट्रू होगा, उसमें आपके पास प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा लेकिन आरबीसी इटसेल्फ बढ़ जाएंगे, तो ये ट्रू पॉलीसाइथीमिया। तो रेड सेल मास इसको डिफरेंशिएट करेगा। ये हमारे पास ट्रू और रिलेटिव का डिफरेंस है। प्राइमरी और सेकेंडरी का पूछते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, या जैक्टिव म्यूटेशन या एरिथ्रोपोइटिन। ये हमें हमारे पास एमसीक्यू आया था MRCP 1 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी को किससे करना है और ट्रू और रिलेटिव को किससे करना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 39 है। नहीं, हमारा ये क्लिनिक से आ रहा था। जो पेशेंट क्लिनिक से आता है ना, तो वो पेशेंट आपने देखा हुआ नहीं हो सकता, वो फिर अपने क्लिनिक से लेके आते हैं। जो एग्जामिनर्स आ रहे होते हैं ना, अपनी मर्जी से अपने क्लिनिक से भी ले आते हैं। हमारा जो एग्जाम था ना, वो उन दिनों में हो रहा था जब सारी स्ट्राइक हो गई थी इमरान खान की वजह से, तो एमएच से केसेस ही नहीं आते। पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह का केस देखा हुआ है वैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस उसमें देखा हुआ है, निश्तर में देखा था। 39 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द, वो हेडेक के साथ प्रेजेंट किया था हमारे पास। 39 MCQ, which one of the following is not a feature of polycythemia rubra vera? ये हमें एमसीक्यू, ये भी हमारे पास MRCP 1 में आया था। आपके पास जो है ना रेज्ड आयरन स्टोर बोन मैरो,
ये आपके पास जो है ना एब्सेंट हो जाते हैं, बल्कि पॉलीसीथीमिया वगैरह में आयरन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका फीचर नहीं होता। हमें जो एमसीक्यू आया था वो हाइपरयूरिसीमिया का आया था, इसके साथ हाइपरयूरिसीमिया मिलता है। और बाकी आपको जो है ना इसमें बेजोफिलिया और इयोसिनोफिलिया भी मिलता है, न्यूट्रोफिलिया भी मिलता है, ये भी इसके क्राइटेरिया का पार्ट होता है। स्प्लीन भी मिलती है आपको। अच्छा, 40 एमसीक्यू हमारे पास है। 54 years old male is recently diagnosed as a JAK2 mutation positive polycythemia rubra vera। इसका मतलब है ट्रू पॉलीसाइथीमिया। देखो, उसको कंप्लेन्स ऑफ इचिंग और हेडेक है। हमारे पास जो पेशेंट आई थी वो इचिंग हेडेक के साथ आई थी, जो वार्ड में आई थी। अच्छा, और इचिंग के साथ वो पेशेंट था, उसके सारे एक्सकोरिएशन मार्क्स थे स्किन पे, जो एग्जाम में आया था। सीबीसी पे उसकी HP20, हेमाटोक्रिट 61% बढ़ी हुई है, WBC 13,000, प्लेटलेट 6,90,000। आपने याद रखना है जो हमारे पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है ना, उसमें प्लेटलेट्स थोड़े से बड़े हुए हो सकते हैं। तो CML में प्लेटलेट्स आपके पास थोड़े से बड़े हुए आते हैं, जो CLL है उसमें नहीं बड़े हुए होते। आप CML और CLL को भी ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे होते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट, पास टेस्ट का एक MCQ है जो कि वो मॉक टेस्ट में भी पूछते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट फॉर हिम। अब आपके पास पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा है, इसमें हमारे पास लो डोज एस्पिरिन और वेनिसेक्शन आपने करने हैं। हिमाटोक्रेट 45% से नीचे नीचे रखनी है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक सेकंड में, एक सेकंड में आपको दोबारा ये म्यूट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है। मदिहा बता रही है कि हमारे पास स्मोकर, हाँ स्मोकर्स में तो आपके पास रिलेटिव आ जाता है ना, HB बढ़ जाती है हाइपोक्सिया की वजह से, वो रिलेटिव होता है। ये हमें हमें जो आया था उसमें आपके पास टिपिकल इस तरह की लुक नहीं होती, रिलेटिव में आपके पास थ्रोम्बोसिस वगैरह नहीं हो रहा होता। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास ये जो है, आपने याद रखना है कि पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में आपने टारगेट हिमेटोक्रिट 45% से नीचे रखनी है। हमने CKD में टारगेट हिमेटोक्रिट रखी थी, कितनी रखी थी? हाँ जी, कौन बताएगा? एज में तो 20 11 से less 12 रखी थी, 35 to 45 के बीच में, जो हम वार्ड प्रैक्टिस में करते थे। अच्छा, आपने हाइड्रोक्सी यूरिया हाई रिस्क पेशेंट के लिए रखनी है या फिर लो रिस्क पेशेंट जिनमें वेनिसेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर वो हाइड्रोक्सी यूरिया के बाद कौन सा ऑप्शन बता है? रुक्सोलिटिनिब। ठीक है, ये नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट का। 41 MCQ हमारे पास है। 42 years old women who has AML is stable and having no fever, no bleeding. She will get chemotherapy after 2 weeks. At what platelet count she should receive a platelet transfusion? अच्छा, अब आपके पास क्या है कि पेशेंट्स, ये प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, अब DIC के पेशेंट में 50,000 से लिखा हुआ होता है कि आपने 50,000 से कम प्लेटलेट्स हुए लगा देने हैं। डेंगू के पेशेंट में या आम रूटीन में हम पेशेंट में देखते हैं 10,000 से कम हुआ तब लगाने हैं। अदरवाइज किसी भी टाइम पे पेशेंट में ब्लीडिंग हो गई है 50,000 से कम है तब लगाने हैं। प्रेगनेंसी में हमने जो है ना बिलो 20,000 पे ड्यूरियन स्टार्ट कर देनी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिफरेंट कंडीशंस में आपने कब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करनी थी, ये कॉमनली वार्ड में पूछ भी रहे होते हैं जूनियर्स, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 42 MCQ हमारे पास है। ये पास्ट है, इसको बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप नाइस गाइडेंस सर्च करोगे ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैनेजमेंट, तो उसमें उन्होंने लिखी हुई है इंडिकेशंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स, तो उधर से अच्छी मिल जाती है। 42 MCQ हमारे पास है। इन पेशेंट एडमिटेड विद अपर GI bleed received a red blood transfusion. In 1 hour after the transfusion, he complains of severe dyspnea. Over the next 30 minutes, he developed respiratory failure and fever with a chest X showing infiltrates. He is intubated. Over the next 48 hours, extubated successfully. What can be the probable cause? अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रॉली और टाको है ना, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो है ना ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक कार्डियक एडीमा जो आपके पास हो जाता है। ठीक है, ट्रॉली और टाको में डिफरेंस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स अब हैं और साथ में स्वेयर डिस्निया स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, तो इसका मतलब है ये इसको ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी है। जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट ओवरलोड होता है ना, वो कार्डियक ओवरलोड, उसमें आपके पास सारे जो है हार्ट फेलियर वाले फीचर्स बताए हुए होते हैं ज्यादा। ठीक है, वैसे इन दोनों के डिफरेंस के पॉइंट जो है ना पास्ट मेडिसिन में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आप उधर भी सर्च कर सकते हो, आपके पास सबके पास पासवर्ड है। 43 MCQ हमारे पास है। FFPs इज इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना सिरोसिस विद INR 1.9, इसमें आप FFPs नहीं करते ट्रांसफ्यूज। ठीक है,
और अगर एफएफपी ट्रांसफ्यूजन, अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तब आपको तब भी एफएफपी लगाना पड़ जाता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शन आपने याद रखना है। ये इसमें आपने नहीं करनी होती रेसिपी, आपने इसमें आपने करनी होती है, सॉरी, एफएफपी ट्रांसफ्यूजन, ये आपका पार्ट होता है इसका। 44 MCQ हमारे पास है। A call is sent from the surgical emergency for a polytrauma patient with a history of bleeding from the venipuncture site. Patient has been given 14 units of packed RBCs in the last 48 hours along with calcium. अब आपको पता चल रहा है मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो रही है, 14 ब्लड लग चुके हैं 2 दिन में, तो मैसिव है। अच्छा, लास्ट में 4 ब्लड लग जाना वो मैसिव में आ जाता है 1 दिन में, तो ये तो बहुत ज्यादा लगे। इसमें उसकी HP 10.2, प्लेटलेट्स 1,70,000, INR उसका डिरेंज हो गया। अब FFPs आपको लगाने होंगे। तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन में आपने देखा भी होगा सर्जिकल केस में, जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन जब वो कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, अक्सर आप में से किसी ने एनेस्थीसिया में काम किया हो तो उसमें ये चीज होती है, वो FFPs भी साथ अरेंज कराते हैं। 45 MCQ है, डायग्नोज केस ऑफ IgA डेफिशिएंसी इन पेशेंट विद सीलिएक डिजीज। ये हमें MRCP में आया था क्वेश्चन। IgA deficiency का पेशेंट है, celiac disease, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। Which of the following would be recommended in this patient with transfusion? आपको पता होना चाहिए washed RBCs क्या होते हैं और irradiated RBCs क्या होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं washed RBCs। washed RBCs में जो है ना, वो आपके पास जो है ना एंटीबॉडी, जो IgA वगैरह जिसमें IgA डेफिशिएंसी वगैरह, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वगैरह रिमूव होती हैं, ठीक है। IgA डेफिशिएंट पेशेंट्स के एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट IgA, तो डोनर आईजीए के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं, तो वॉश्ड आरबीसीज में हम आईजीए का लेवल जो है डोनर में वो रिड्यूस कर देते हैं। तो ये टिपिकल वॉश्ड आरबीसीज है। इरेडिएटेड का भी आएगा ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज का MCQ, उसके लिए हम उसमें यूज करते हैं इरेडिएटेड आरबीसीज। 46 MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव हाईएस्ट रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का सबसे कॉमन रिस्क होता है जो है वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन का। 47 MCQ हमारे पास है, यू आर ट्रांसफ्यूजिंग प्लेटलेट्स टू वन ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ITP बिफोर सर्जरी। अच्छा, अब इसका जो MCQ है ना, पास मेडिसिन में आपको और आंसर मिलेगा, क्योंकि उनके जो पैक्स होते हैं ना प्लेटलेट्स को, उसमें डिफरेंट होती है। जो हमारे पाकिस्तान में है वो 5 to 10,000 इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डिफरेंट लिखा हुआ होता है जगहों पे, तो हमने अपने अकॉर्डिंग चलना। तो आपके पास यहाँ पे 5 to 10,000 आएगा आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 48 है। 26 years old female has developed urticaria during blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अब अर्टिकेरिया आया है, ये आपने याद रखना है। तो ये वो किस वजह से होगा? शी इज अदरवाइज नॉर्मल, देयर इज नो फीवर और डिस्निया, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप्ड एंड डाइमेनहाइड्रेट इज गिवन। Which component of the blood has such type of reaction? ये इनका ना फेवरेट है कि CPSP का भी MRCP वालों का भी, कि आपके पास कौन सी चीज क्या रिएक्शन कर सकती है ब्लड के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी या अर्टिकेरिया या ब्रोंकोस्पैज्म हो जाना, ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। और लीको एग्लूटिनेशन रिएक्शंस अकर होते हैं ड्यू टू एंटीजन और लीकोसाइट्स। मिसमैच्ड आरबीसीज की वजह से हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। और जो डोनर लीकोसाइट्स हैं वो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज करते हैं। इनको आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो, ये इनका फेवरेट है, ये पूछते हैं कौन सी चीज क्या कराती है। रेसिपिएंट ल्यूकोसाइट और एंटीबॉडी उसमें कौन से में? हमारे पास जो है लीकोसाइट्स जो हैं वो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज हाई रिस्क पेशेंट में। मिसमैच्ड आरबीसीज हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। लीको एग्लूटिनेशन ड्यू टू एंटीजेंस और लीकोसाइट्स के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं वो लीको एग्लूटिनेशन रिएक्शन कराते हैं। 49 MCQ हमारे पास है, a patient with a diagnosis of AML on chemotherapy needs blood transfusion. The patient is fairly neutropenic. Which precaution should be given to reduce the risk of transfusion related graft versus host disease? अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास graft versus host disease किस वजह से होती है। हाँ जी, कौन बताएगा? डोनर ल्यूकोसाइट। डोनर ल्यूकोसाइट्स की वजह से होती है, ठीक है। अब इसके लिए हमने इरेडिएटेड ब्लड यूज करना है। तो हमने जो है ना वो इसमें अपने होस्ट लीकोसाइट्स को, आप जो है ना डोनर लीकोसाइट्स को वो रिमूव करते हो। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 50 है।
A patient who is diagnosed case of AML M3 type presented with epistaxis. AML की M3 टाइप की क्या स्पेसिफिक फीचर होता है, कोई बताएगा? जो हमारे पास वार्ड में भी हम पहचानते थे ये AML M3 टाइप होगा। ब्लीडिंग, DIC में DIC के जाता है। TIC, फीमेल हाँ, DIC मोस्टली। जो इरेडिएटेड ब्लड है ना, हम उसमें हम WBCs के ऊपर जो एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं उनको रिमूव करते हैं, क्योंकि लीकोसाइट्स की वजह से, लीकोसाइट्स पे जो एंटीबॉडीज होती हैं उसकी वजह से, डोनर लीकोसाइट्स की वजह से हो रहा होता है वो। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट MCQ है 50। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट AML टाइप M3 एपिस्टेक्सिस के साथ आया, CBC पे HB उसकी 11.2, 20,000 WBCs बड़े में, प्लेटलेट 60,000 है, PT उसका 24, APTT 60। DIC और TTP को हम डिफरेंशिएट इसी बेस पे करते हैं ना कि PT APTT INR नॉर्मल रहता है, TTP में, DIC में खराब होता है। फिब्रिनोजन उसका 185 से कम है, तो हमारे पास इनकी तीन चीजें होती हैं DIC में देखने के लिए। HB ट्रांसफ्यूजन, जब उसकी HB ड्रॉप कर जाए, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अगर उसका कितना हो जाए, प्लेटलेट्स 50,000 से कम, और साथ में आपके पास अगर फिब्रिनोजन आपके पास 100 से कम हो जाए तो क्रायोप्रेसिपिटेट लगाते हैं। ठीक है, FFPs लगाते हैं अगर INR उसका 1.5 से ऊपर चला जाए। तो ये DIC की 3-4 इंडिकेशंस होती हैं ट्रीटमेंट की। ये अल-मगरिबी ने इसको पॉइंट्स बना के बहुत अच्छा लिखा हुआ है। TTP और DIC में आप जब डिफरेंशिएट करते हो ना, तो TTP में आपके पास APTT वगैरह INR नॉर्मल होता है, DIC में खराब होता है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है दोनों का, क्लिनिकली जब कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास 51 आ गया। A 62 years old patient presented with complaints of burning of the hands associated with redness in both hands. आपको पता चलना शुरू हो गया है कि प्लेथोरा और ये चीजें आना शुरू हो गई हैं। CBC पे उसके प्लेटलेट्स 1 लाख, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो 10 लाख दिखाए हुए हैं विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड WBCs। इससे हमें पता चल गया कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस वाली पिक्चर है, क्योंकि HP नॉर्मल है, प्लेटलेट्स लार्ज है, मेगाकैरियोसाइट्स आ रहे हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब हमारे पास एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में भी हमने एस्पिरिन प्लस हाइड्रोक्सी यूरिया देना होता है, और अगर पेशेंट हाइड्रोक्सी यूरिया टॉलरेट नहीं कर सकता तो फिर एनाग्रिलाइड देते हैं। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग विद एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गई तो प्लेटीलेट एफरेसिस कराते हैं। मैंने अभी आपको CML में भी भेजा था कि एफरेसिस कब करानी होती है, अभी मैंने नोट्स भेजे थे आपको, पढ़े थे आप लोगों ने? लास्ट साल 30% नहीं, आपके पास अगर जो है ना इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, प्राइपिज्म आ सकती है, आपके पास विजन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये चीजें जो है ना फिर उसको आपको अर्जेंट करनी पड़ती है एफरेसिस, लिको एफरेसिस। 52 MCQ हमारे पास है। 55 year old patient presented with left sided abdominal pain, एग्जामिनेशन पे मैसिव स्प्लीनोमेगैली, पैनसाइटोपिनिया, पेरिफेरल फिल्म पे पोकिलोसाइटोसिस विद टीयर ड्रॉप सेल्स। टीयर ड्रॉप सेल्स आपको पता है किसमें आते हैं, ये मैंने पेरिफेरल फिल्म भेजी भी आपको, माइलोफाइब्रोसिस में आते हैं। लार्ज डीग्रेनुलेटेड प्लेटलेट्स एंड प्रोमाइलोसाइट्स। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? ये माइलोफाइब्रोसिस है। माइलोफाइब्रोसिस के भी पास पेपर्स विजडम में आप MCQs करोगे, तरह तरह से आए हैं इसके भी MCQ। एक तो ये आता है इसका कॉमनली कि आपको ड्राई टैप मिला है, ठीक है, तो ये भी इसका फीचर होता है। 53 MCQ हमारे पास है। माइलोफाइब्रोसिस भी प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी आपके पास ड्रग्स वगैरह की वजह से भी आ जाता है, इन्फेक्शंस की वजह से भी आ जाता है। 53 MCQ है, a patient with pancytopenia has a bone marrow biopsy which shows hypercellular marrow. Which one of the following is less likely cause of this presentation? अभी हमने बात की थी कि माइलोफाइब्रोसिस में हमारे पास ड्राई टैप आता है, हाइपोसेलुलर पिक्चर आती है, नॉट हाइपरसेलुलर। कल हमने हाइपरसेलुलर पिक्चर पढ़ी थी, किसके साथ पढ़ी थी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वेरी गुड, उसके साथ हमने पढ़ी थी। अब हमें पता होना चाहिए पैनसाइटोपिनिया, हाइपोसेलुलर मैरो अगर आ जाए, एप्लास्टिक एनीमिया एक्वायर्ड भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, माइलोफाइब्रोसिस भी हो सकता है, टॉक्सिक वो मैनिपुलेशन हो सकती है बोन मैरो की, PNH हो गया। अब हमारे पास पैनसाइटोपिनिया विद सेलुलर हाइपरसेलुलर मैरो, समझ लो लीकीमियाज, लिम्फोमास, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डिसेमिनेटेड टीबी। डिसेमिनेटेड टीबी में भी आपको याद रखना है हाइपरसेलुलर मैरो आती है।
इनिशियली हाइपर सेलुलर होगी क्योंकि सारा जो है अनटिल अनलेस उसकी बोन मैरो पेनिट्रेशन ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये MCQ 54, इधर आगे पीछे हो गया यहाँ पे। अच्छा, पेशेंट है विद प्लेटलेट्स ऑफ 10 lakhs with HB 14.1, HP नॉर्मल लेकिन प्लेटलेट्स बड़े में। आपको पता है क्या होगा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस आपने क्या कराना है, जैक म्यूटेशन माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में आप कराते हो। 55 MCQ, a patient presented with weakness and petechia on lower limbs for 1 week, CBC पे HB उसकी 8.3, WBC is 10,000, प्लेटलेट्स 30,000। अब हमारे पास पिक्चर क्या आ रही है, प्लेटलेट्स भी कम आ रहे हैं, HB भी कम आ रही है, बायसाइटोपिनिया है। बायसाइटोपिनिया की आपके पास जो है ना वो क्या हो सकता है, बायसाइटोपिनिया की डीडीज में क्या क्या आपके जहन में आता है? ये जब आप क्लिनिकल तैयारी करोगे ना इसमें आपने रखना होगा। आप फौरी फौरी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जहन में लेके आते हो, आप ड्रग्स लेके आते हो, इन्फेक्शंस लाइक डेंगू वगैरह आप जहन में लेके आते हो, ठीक है। तो उसमें आपके पास मेगैलोब्लास्टिक में ज्यादातर पैनसाइटोपिनिया मिलता है। अब हम चलते हैं, रेटिक्स काउंट 10% है विद हाई एलडीएच, जिसकी वजह से हमें पता चल गया हीमोलिसिस हो रही है। अब आपके जहन में हस भी आ जाएगा इसमें, लेकिन हस में आपके पास क्या होता है, बाकी फीचर जरूर देने चाहिए, तो वो तो निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास इवान सिंड्रोम होता है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ हीमोलिसिस हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद हीमोलिटिक एनीमिया, दैट इज इवान सिंड्रोम, ठीक है। जब मैं आपको क्लिनिकल की तैयारी कराऊंगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगी पिटेकी की कैसे अप्रोच होती है, ये अप्रोचेस करनी होती है आपने। 56 हमारे पास MCQ है, 65 years old male presented with fatigue and left upper quadrant discomfort। हाँ जी मदिहा, बिल्कुल एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो भी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है ना, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस और पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वगैरह, इसमें जैक टू पहले कराना है। 56 हमारे पास MCQ है, 65 years old patient with a fatigue and left upper quadrant discomfort, बस स्प्लीनोमेगेली को शो कर रहा है, पैलर विद स्प्लीनोमेगेली आ गई। सीबीसी पे एचबी उसकी 10, डब्ल्यूबीसी 80,000 विद नो पेरिफेरल ब्लास्ट एंड नॉर्मल प्लेटलेट्स। पेरिफेरल फिल्म शोज माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स विद हाई बेसोफिल्स। एक मेरे जो सुपरवाइजर है वो ये कहा करते थे कि पेशेंट सीएमएल का पेशेंट अगर आ जाए आपके पास और आपको पिक्चर में उसकी ब्लड फिल्म में बेसोफिल्स मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी तो ज्यादा ही ज्यादा और साथ बेसोफिल्स मिल रहे हैं, तो 100% ये सीएमएल निकलेगा एज के हिसाब से। तो इसमें आपके पास बेजोफिलिया इसका फीचर है और ये उसकी डायग्नोसिस में संजय शर्मा ने भी लिखा हुआ है। तो इसमें आपने साइटोजेनेटिक स्टडी, आपको पता होता है 9 to 22 ही फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। 57 MCQ है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीएमएल। इमेटिनिब होता है सीएमएल का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। मैंने आपको सारी चीजें शेयर भी की हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स क्या कर सकती हैं, अब लेटेस्ट ड्रग्स कौन सी आ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मेरे फादर को जिस था तो उन्हें ग्लीविक मिलती थी, तो बहुत सारे सीएमएल के पेशेंट्स भी इस टाइम ग्लीविक लेते थे उस टाइम पर। जिस्ट का सेकंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ा था, डिसैटिनिब। सुनेटिनिब, सुनेटिनिब, डिसैटिनिब इसका सीएमएल का ट्रीटमेंट में आता है, मैंने आपको भेजा था अभी। अच्छा, मैंने आपको ये निब वाली कैटेगरी और किस उसमें आती है, मैंने आपको पढ़ाया था बैच 2, हमने थर्ड लाइन ट्रीटमेंट पढ़ा था किस चीज का, HCC का, एसीसी ठीक है। का ट्रीटमेंट। हाँ जी, ठीक है। 58 MCQ है, which tyrosine kinase inhibitor is associated with the development of pleural effusion, डिसैटिनिब आ जाता है। 59 MCQ है, 26 years old female presented with bruising and fatigue, CPC पे उसकी HB 8.4, WBC 60,000, 60% blast cell and platelets 40,000। पेरिफेरल फिल्म पे उसके ब्लास्ट सेल्स विद ओएरोड्स आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए AML में होता है। अच्छा, हमें एग्जाम में ना डाय भी आए थे कि AML का, मैंने AML के साथ सुडान होता है, एक टाइप होती है, मैंने ये गलत किया था, माइलोपेरोक्सीडेज डाई आया था किसमें यूज होता है, ये एक बार सर्च कर लीजिएगा। मेरा MCQ गलत हुआ था तो मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा AML में कौन सा डाई यूज होता है और ALL में कौन सा डाई यूज होता है, ये MCQ हमें आया था। 60 MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रायपिज्म। मैंने अभी आपको नोट्स में भी भेजा था, CML का भेजा था आपको
कि ज्यादातर इसमें आपके पास अगर सीएमएल में ये कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपने एफरेसिस करानी है। ठीक है, तो वो एक में कहते हैं कि NaC, इसमें एक में NaC था, एक में सोडियम ब्लैक और एक में माइलोपेरोक्सीडेस। हाँ जी, ये एक आप निकाल के ना नेट से भेज दीजिएगा मुझे, मेरा एमसीक्यू गलत था, मुझे भी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा कि मैंने क्या ऑप्शन लगाया था। माइलो पेरोक्सीडेज कहाँ में आया था? डॉक्टर वही सूडान ब्लैक याद है। और माइलोपेरोक्सीडेज ये एमएल में होते हैं मैडम। सूडान ब्लैक और माइलोपेरोक्सीडेज, और जो एनएसी नॉन स्पेसिफिक ईस्टरेज और पीरियोडिक एसिड शिफ्ट ये एएलएल में होते हैं। ठीक है, आप ग्रुप पे भी लिख के भेज दीजिएगा। इसका टेबल वैसे बना हुआ है, उसमें ट्रैप के हिसाब से भी बना हुआ है, हेरी सेल लीकेमिया में ट्रैप देना होता है, ये अलमगरीबी में बना हुआ है। ठीक है, जी मैडम। तो ये आप एक जी बार उधर से मैडम, भी मैं देख शेयर लेना। करता हूँ। जी मैडम। आप भी शेयर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 60 एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू, इसमें सिकल सेल ऑप्शन नहीं है। सिकल सेल सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है, अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास जो है ना वो सीएमएल होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, आज का हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे मिलेंगे। और कल हम 2 दिन बाद हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा हीमेटोलॉजी। बैच 2 प्लीज आप लोग विजडम स्टार्ट करो। लास्ट एमसीक्यू में हमारे पास प्रायरिज्म की सबसे कॉमन कॉज पूछी हुई है, वो हमारे पास सिकल सेल होती है। सिकल सेल ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड मोस्ट जो है वो सीएमएल होती है। ठीक है, चलें। फिर मैं क्लास एंड करती हूँ इंशाल्लाह। कल फिर जो है ना विजडम जो है, डॉक्टर शजी मेरा ख्याल है बैच 3 में, विजडम जो है वो बैच 3 भी साथ मिलके कर सकता है। आप लोग ग्रुप बनाओ, मैं लिंक भेज दूंगी, बैच 3 भी साथ मिलके ही कर ले। मैंने आपको बताया था कि तरीका ये होगा कि 100 एमसीक्यूज का टाइम रखो आप लोग। रात के टाइम जैसे कर लो, मतलब 6 से 9 बजे कर लो, या जो भी आपको सूट करता है टाइम। तो आप उसमें एक बंदा जो है जैसे पेज की पिक्चर भेजेगा उस ग्रुप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, इकट्ठे ही आप कर लें। तो फिर उसमें जो है ना ये बेहतर इसलिए हो जाएगा, विजडम आप लोगों के लिए पास पे टाइम कम है ना। पहले तो ये डिसाइड किया था कि विजडम बैच 3 का बाद में होगा, अगर बैच 2 के साथ कर लोगे तो आपका भी नॉलेज ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक भी बंदा कोई भी अपने आप को नॉमिनेट कर ले। अस्मा ने किया था, अगर अस्मारा ने किया था मेरा ख्याल है। तो फिर विजडम आप लोग स्टार्ट करो और 100 एमसीक्यूज डेली कर लो। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और वो इकट्ठे मिलके कर लो आप लोग फिर। चलें, फिर उसके साथ हम क्लास एंड करते हैं। कोई एक भी बंदा बैच 3 वाला चाहेगा वो अपने आप को कर ले, टाइम डिसाइड कर ले। बस उसने पिक्चर्स भेजनी होगी और आप आपस में डिस्कशन करोगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ये रटा मैंने आपको भेजा हुआ है, फिर आप अपने अपने एमसीक्यूज मार्क करके रखोगे और वो लिस्ट बना के रखोगे। फिर एक एंड पे सेशन रखेंगे सेफ्रॉन के बाद, जिसमें हम विजडम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलें फिर इसके साथ क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।